प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाएंगे कि एक नेक हाफिज कुरान लड़की थी जो लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वह क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वह बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो यह जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक और इबरतनाक है, और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वह ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। भारत के एक इलाके में सानिया नामी लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। सानिया की मां ने सानिया को कुरान पाक हिफ्ज करवाया और आलिम की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि यह लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। सानिया बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वह कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 3 औरतें बैठी हुई थीं। बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन सानिया ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वह उनके कपड़े नहीं सी सकती। वह औरतें फिर सानिया की मिन्नतें करने लगी, कहने लगी, सानिया देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, हम किसी और दर्जन को देकर अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तमाम गली मोहल्लों की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सानिया बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, शलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं। सानिया ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वह औरत कहने लगी, हम तुम्हें 1000 सिलाई देने की बजाय 2000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत सुकून से काम करती हो। सानिया खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वह अपने वजू खाने की तरफ चली गई। सानिया की मां ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। दोनों औरतों के जाने के बाद सानिया की मां ने सानिया से कहा, बेटी, तुम क्यों रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? 2-4 पैसे आ जाते। सानिया बोली, अम्मा, मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर सानिया अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वह जब भी सानिया से कोई बात करती तो वह इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम करने जाती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते सानिया ने अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर सानिया की मां ने अच्छा लड़का देखकर सानिया की शादी कर दी। वह लड़का गरीब जरूर था, लेकिन सानिया की बहुत इज्जत किया करता था। सानिया की मां ने शादी तय करते वक्त यह कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। वह लोग भी मान गए। इस तरह सानिया शादी के बाद अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। सानिया को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। सानिया प्रेग्नेंट हो गई। अब सानिया से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहे थे। इधर सानिया को यह खुशखबरी मिली और उधर शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता? हालांकि सानिया का शौहर सानिया का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो सानिया को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बना के देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब तो अक्सर ही
सानिया अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वह बदतमीजी करने लगती, बदजुबानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से यह कह देती, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वह बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वह भी रोज काम ढूंढने जाता था और यह तो अल्लाह की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वह दिन आ गया कि सानिया के घर बेटी पैदा हुई। सानिया का शौहर और सानिया की मां बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। सानिया का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर सानिया के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर सानिया के शौहर का काम भी लग गया। जहां सानिया के शौहर को काम मिला, वह ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता, उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे और अक्सर वह मजदूरों को गंदी गालियां भी दे दिया करता था। हो रहा था, जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो सानिया ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वह औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वह अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक्स सिलाई कर लेती और उसको पहना देती। इसी तरह वह गुजर बसर कर लेती, क्योंकि सानिया के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वह ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का राशन वगैरह ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं, सानिया का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया कि उसकी मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से सानिया के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और सानिया का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब सानिया के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुन उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते सानिया रास्ते में ही दम तोड़ गई। सानिया के शौहर को सानिया की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वह तड़प तड़प कर रो रहा था और सानिया की मां भी बिलक बिलक कर रो रही थी। सानिया का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है। उसका क्या होगा, क्या बनेगा बिना मां के, ये कैसे पालेगी। अभी तो वह इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। यह सब सोचकर वह और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। सानिया की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई सानिया की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वह कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। सानिया की मां और शौहर का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वह दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और सानिया का जनाजा उठ गया। सानिया को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान उसके जेब में से वह चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वह ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वह घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। सानिया की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। सानिया के शौहर ने सानिया की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक मां को कहां करार आना था, जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था। वह इतनी अचानक चली गई, उसकी की मां को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। बस सानिया की मां यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी। यह सब क्या हो गया, उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। सानिया की नन्ही बेटी भी बिलक बिलक कर रो रही थी और सानिया का शौहर नहीं चाहता था कि वह अगले 2-3 दिन काम पर जाए।
वह अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निडाल था। इसलिए वह मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 4 दिन काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही सानिया के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वह सोच में पड़ गया कि यह आखिर चाबियां कहां चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसने जेब में ही रखी थी। सानिया की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, जमाल बेटा क्या बात है? तब जमाल ने अपनी सास को बताया, मां जी मेरी जेब में चाबियां थी, वह पता नहीं कहां गिर गई। पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त जमाल के जहन में यह बात आई कि जब वह कब्र के अंदर उतरा था उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गई। उसी सोच के आते ही वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह ठेकेदार बहुत ही जलील आदमी था। उसने तो जमाल को छोड़ना नहीं था। जरा सी चाबियों के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी जमाल यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर जमाल का हल्क खुश्क गया। वह यह भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में ही चाबियां तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बजे रहे और सानिया की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। सानिया का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियां को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चारों उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बजे रहे थे और सानिया की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। सानिया का शौहर रात के 12 बजे ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वह बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वह कीमती चाबियां थीं, उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियां को तलाश करते करते वह रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। चारों तरफ एक अजीब सी मौत की वहशत थी। सानिया के शौहर जमाल का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वह उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियां का ढूंढना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरखन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? सानिया के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरखन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। सानिया का शौहर घबराकर कहने लगा, हाँ मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गई हैं और वह चाबियां मेरे लिए बहुत जरूरी हैं और बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वह आदमी जो गोरखन था सानिया के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरखन के साथ मिलने से सानिया के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब सानिया के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो सानिया के शौहर के होश उड़ गए। गोरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वह कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? सानिया के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है ऐसा वह सच में क्या उसकी बीवी के साथ ही हो रहा था? सानिया तो बहुत अच्छी और नेक थी।
उसकी नेकी का तो हर कोई तारीफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका यह हाल हुआ। वह परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह क्या करती थी जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल गई? गोरखन ने कहा, तुम चाबियां का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत मुश्किल है, और तुमने खुद ही देखा ना कि इसका यह अजाब खत्म नहीं हो रहा, और वह किस हाल में है। इसकी तरफ से तब इस्तग़फ़ार करो, और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो इसने अपनी जिंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मग़फ़िरत हो सके। जमाल रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। ऐसा कि मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। जमाल अपनी सास के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लुट गया, और अभी भी बुरी तरह वह कांप रहा था। सानिया की मां घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? जमाल ने बताया, वह चाबियां की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर तो जो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। ऐसा क्या देखा? मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, जमाल बताओ तो सही, क्या हुआ? और फिर जमाल ने रोते हुए बताया कि जब हमने सानिया की कब्र खोदी ताकि चाबियां को तलाश किया जाए, तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, सानिया जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। सानिया के होठों पर आग जल रही थी और वह बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए, जो बहुत बड़े हो चुके थे और लटक भी गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गोरखन ने मुझे बताया कि यह अजाब इलाही है और सिर्फ इसके होठों को जला रहा है। जमाल रोते हुए कहने लगा, अम्मा, समझ नहीं आता इसके होठों पर आग क्यों लगी थी। वह तो इन होठों से हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की इन होठों से बुराई नहीं की थी। वह अच्छी औरत थी। सानिया की मां और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से सानिया की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फजर की अजान हुई तो सानिया की मां कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उससे कोई गलती हुई है। मौलवी साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वह हमारी जरूर मदद करेंगे। जमाल को भी यह बात मुनासिब लगी। इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वह मस्जिद के मौलवी साहब ही थे। जमाल नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगे, मैं सानिया की मां से मिलना चाहता हूं। जमाल इमाम साहब को अपने घर ले आया और सानिया की मां से उसकी मुलाकात करवा दी। मौलवी साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, सानिया कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता हो? सानिया की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ कि वह आस पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर मौलवी साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे सानिया की मां चौंक उठी। मौलवी साहब ने कहा, क्या सानिया किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लैस वगैरह? सानिया की मां कहने लगी, सानिया तो बचे हुए कपड़े और धागा वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी, और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था वह पूछ कर लिया करती थी। मौलवी साहब कहने लगे, सोच लो कि ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह ही मुंह को अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है, क्योंकि अमानतों में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। और सानिया से तो मैं खुद वाकिफ हूं, क्योंकि मौलवी साहब भी सानिया को अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं के पास तो सानिया ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। मौलवी साहब कहने लगे, बीवी, फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वह किया करती थी और उस आदत का ताल्लुक सानिया के होठों से हो। सानिया की मां बहुत सोचकर कहने लगी, और उसकी उस आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वह कैंची की बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर
धागे का जो जरा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता तो उसे दांतों में चुभती। अक्सर ही मैंने उसका मुंह चलते हुए देखा था, लेकिन वह बार बार कैंची नहीं उठाती थी। मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी और फिर उसी धागे को मुंह से चबाकर थूक देती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वह अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। यह सुनते ही मौलवी साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है यह अजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब सानिया की मौत हुई थी तो इससे पहले वह कपड़े सिलाई करती करती उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वह धागे का जरा उसके मुंह में रह गया हो और उसी धागे की वजह से उस पर अजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे का एक जरा सा टुकड़ भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़ों की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों, धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना जरूरी होती हैं। बेहतर है कि आप लोग इस तरह से मगफिरत की दुआ करें और जो लोग भी ऐसा से कपड़े सिलवाते थे उन सब से बात करके सानिया की आदत के बारे में बताएं और इसके लिए माफी मांग ले। यह सुनकर सानिया की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। यह तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से सानिया को इतना सख्त अजाब होगा यह उनके वहम में भी ना था। फिर सानिया की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके सानिया कपड़े सिलाई किया करती थी और सबको सानिया की इस छोटी सी आदत को बताकर ऐसा कि मगफिरत के लिए हाथ जोड़ने लगी। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो थी नहीं, इसलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, आमाल में वह अक्सर भारी होती है। यहां अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए सानिया की पकड़ हो गई थी। सब लोग सानिया की अच्छी आदतों से वाकिफ थे। जरेनिया सानिया को माफ करके चले गए। उसी रात सानिया की मां ने अपने दामाद से कहा, जमाल जल्दी से दोबारा चाबियां के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ क्या इस पर अजाब हट गया है। सानिया की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था। उस रात जमाल फिर गोरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि सानिया की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई अजाब ना था और जमाल की चाबियां भी उसी कब्र में थीं। जमाल ने वह चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी और घर वापस आकर सानिया की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनकी बेटी पर से अजाब इलाही हट गया। और फिर जब यह बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेक औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ा था। सारे गांव वालों ने तौबा की और फिर सबने अपने मामलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौंका हो गया। किसी के पास किसी की जरा सी चीज होती तो उसे फौरन वापस लुटाया जाता, लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने खुद मुंह से धागा काटते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि इसकी वजह से भी इंसान को अल्लाह के आगे जवाब देना होगा? या जरा से धागे का रेशा भी अमानत का एक हिस्सा है और यह मामला कब्र तक जाएगा और इस जरा सी लापरवाही की वजह से भी अल्लाह का अजाब होगा। इसलिए आज की यह वीडियो हर उस शख्स के नाम है जो सिलाई कढ़ाई का काम करता है। अगर आप भी ऐसी कोई गलती करते हैं तो खुदारा ऐसी कोई गलती ना करें, ईमान में खयानत ना करें, धागे से लेकर बटन तक हर चीज को वापस कर दिया करें। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी आप लोगों के लिए एक सबक है। और प्यारे दोस्तों, ऐसी ही इस्लामिक वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना कमेंट में राय जरूर दें और अपने फैमिली में शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे कमेंट में लाजमी बताएं।